नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ और आरसीएन में आज आपको साक्षात्कार में विशेष रूप से हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आदरणीय श्री नरेंद्र बंछोर जी को। नरेंद्र बंछोर ऑफिसर्स एसोसिएशन भिलाई के अध्यक्ष हैं और पिछले लंबे समय से और भारी बहुमत से जीतते आ रहे हैं। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम पूरा भिलाई जानता है और सिर्फ अपने दायित्व की वजह से नहीं, ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष की वजह से नहीं, इनकी सामाजिक सक्रियता, इनका मिलनसार स्वभाव और इनकी सहिष्णुता, इनके लोगों के साथ मिलजुल के लोगों के लिए सहयोग करने की जो भावना है, उनकी वजह से जाने जाते हैं पूरे भिलाई में। तो आज आइए चर्चा चालू करते हैं हम। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। नरेंद्र जी, सबसे पहले तो जिससे पहले कि हम भिलाई स्टील प्लांट की, ऑफिसर्स एसोसिएशन की, भिलाई शहर की, सामाजिकता की, इन विषयों पे हम चर्चा करें, उससे पहले मैं आपके विषय में कुछ व्यक्तिगत जानकारी चाहूँगा। आपकी पढ़ाई लिखाई बचपन की कहाँ से हुई? पिताजी मेरे बीएचएल भोपाल में थे जी। तो मेरा जन्म तो भिलाई का ही है जी, 69 का, लेकिन मेरी शिक्षा दीक्षा भोपाल में हुई। जी। भिलाई स्टील प्लांट में कब से हैं? भिलाई स्टील प्लांट में मैं आया अगस्त 98 में। ऑफिसर्स एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन जो होता है, एसोसिएशन और यूनियन के बीच में मूलभूत अंतर को आप थोड़ा सा बताएंगे मुझे। देखिए, क्या होता है कि दोनों का जो रजिस्ट्रेशन है जी। वो उसी तरीके से होता है। जब नहीं, कार्य पद्धति जो होती है, एक ट्रेड यूनियन जो होता है उसमें एग्रेशन ज्यादा होता है। हाँ, ये और जो एसोसिएशन, ऑफिसर्स एसोसिएशन जब हो जाता है हाँ, तो वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो बिल्कुल। जाता है। नहीं, ये सच्चाई इसलिए है कि देखिए, ये बेसिकली क्या होता है कि जब ऑफिसर्स की बात आती है तो हम लोग एक्सटेंडेड अबाउट द मैनेजमेंट भी रहते हैं कि हमको प्रबंधन के साथ मिलकर, जो हमारा उद्देश्य भी है कि संगठन में हम जो दायित्व रहता है हमारा, ये रहता है कि हम अपने जहां हम हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उसके उत्पादनात्मकता की बात करें, उसकी लाभप्रदता की बात करें, साथ साथ अपने वेलफेयर की बात करें। तो हमारा जो शुरू से जो भी ऑफिसर्स जितने भी हैं देश में, सभी का एक दायित्व ये भी आता है, क्योंकि हम मैनेजमेंट के एक्सटेंडेड आर्म में जाते हैं, तो हमको वो काम भी करना है कि जिससे जो मैनेजमेंट का, जो हमारी कंपनी का एक लक्ष्य रहता है, उस कंपनी के लक्ष्य को पाना भी हमारा दायित्व रहता है। और दूसरा ये रहता है कि हम लोग चाहते हैं कि सभी के चेहरे पे मुस्कान रहे, चाहे वो हमारे कर्मचारी, क्योंकि हमको कर्मचारी को हितों की रक्षा करनी है। ये जनरली ये माना जाता है कि ऑफिस एसोसिएशन है तो सिर्फ अधिकारियों की बात करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऑफिसर्स एसोसिएशन को मैनेजमेंट का एक पार्ट के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल। तो वो एक पॉकेट एसोसिएशन या मैनेजमेंट नहीं, वो के हिसाब से चलने वाला पॉकेट एसोसिएशन ऐसा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा आप खुल के मुकर नहीं, बिल्कुल। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो आपने कहा, जो आपने पहली बार कहा कि एग्रेशन, देखिए एग्रेशन भी आता है। आपने देखा होगा कि जब मैं अध्यक्ष बना, वो ये जब मैं पहली बार अध्यक्ष बना तो सबसे बड़ा मूवमेंट हमने यूनियन से अदा किया। हमारे जो मूवमेंट थे वो दिल्ली तक गए, और यहाँ नहीं, हमने प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने भी अपनी बातें रखी, मतलब वहाँ भी हमको जाना पड़ा। तो जितने हमने कार्यक्रम किए, हमारे कार्यक्रम सांकेतिक रहे। हम ऐसा नहीं करते थे कि हम कोई बंद की बात करें, लेकिन हमने जितने भी हमने यहाँ पे पहली बार, आप माने, जितने भी इशू थे, जितने भी मुद्दे पेंडिंग थे, आप मानेंगे नहीं, बहुत लंबी फहरिस्त है उसकी, तो उसको लेकर हम लोग ने वॉक फॉर सपोर्ट किया। उसमें मेरे करीब 2000 अधिकारियों ने साथ में हमारे साथ वॉक किया। वैश्वीकरण की जो व्यवस्था बनी नरसिंह राव सरकार के बाद, जो मनमोहन सिंह जी जो नीति लाई और खुली नीति आई, उसके बाद पब्लिक सेक्टर्स में जो मूलभूत परिवर्तन आए, चूंकि आपका बचपन भिलाई में नहीं बीता है, लेकिन आप चूंकि इतने साल से हैं तो आप सब कुछ जानते होंगे। हमने जिस भिलाई को देखा है बचपन में, जो हमने जिया है, भिलाई को देखा, हमने भिलाई को जिया है हमने, उस भिलाई में, उस भिलाई के कल्चर में, आज के भिलाई के कल्चर में, उस भिलाई की व्यवस्था में, आज की भिलाई की व्यवस्था में जमीन और आसमान का अंतर है। ये जो प्रतिस्पर्धा का दौर आया और जिस कॉस्ट कटिंग की लाइन में जो सेल या जितने भी पब्लिक सेक्टर चलने लग गए, जो सुविधाएं हमने जो देखा बचपन में भिलाई में, तो चूंकि आई वॉज अ नॉन बीएसपी, माई फादर वॉज इन एलआईसी, सो बट आई वॉज इन बीएसपी स्कूल। तो मैंने देखा जब बच्चों को यूनिफॉर्म भी मिलती थी, शूज भी मिलते थे, बीएसपी की अपनी डेयरी थी, घर तक दूध आता था, वो एजुकेशन फैसिलिटी, वो मेडिकल फैसिलिटी, वो बीएसपी का कोयला मिलना, घरों में सिगड़ियों का जलना, बीएसपी की बसों में बीएसपी एम्प्लॉयज का प्लांट जाना, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे करके इस ग्लोबलाइजेशन ने उसको खत्म कर दिया। भिलाई का एक जो कल्चर था, सामाजिक कल्चर, देखिए क्या था, बीएसपी का जो पहले
जब हम छोटे थे तो जीएम होते थे, इंचार्ज होते थे, पृथ्वीराज आहूजा साहब थे, उसके बाद और भी हुए नागे साहब, शिवराज जैन हुए। शिवराज जैन वॉज फर्स्ट पर्सन टू बिकम एमडी, वो जीएम भी थे और एमडी हुए। तो बीएसपी के एमडी का या जीएम का उनका जो वर्चस्व होता था, उनका जो नाम होता था, उनका जो प्रभाव होता था, वो प्लांट या बीएसपी एरिया तक सीमित नहीं होता था। वो दुर्ग भिलाई से रायपुर तक लोगों को मालूम होता था कि हाँ शिवराज जैन साहब हैं, तो हाँ ये फलाने एमडी यहाँ पर हैं। तो लाइन से जितने एमडीज हुए, धीरे धीरे अब जो कल्चर आया, अब पहले आपने एमडी को हटा के वो फिर डायरेक्टर इंचार्ज बना दिया, पहले सीईओ किया, उसके बाद डायरेक्टर इंचार्ज हो गया। उसके बाद से अभी होता है जो प्लांट का हेड जो होता है वो मेरे ख्याल से प्लांट तक सिमट के रह गया है। सामाजिक गतिविधियों में बीएसपी प्रबंधन के मुखिया की जो सहभागिता है वो नगण्य हो गई है। आप इस चीज को महसूस करते हैं? बिल्कुल, आपकी बात से मैं लगभग सहमत भी हूँ, लेकिन मैं उस पर कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ कि मतलब जो मेरा भी अनुभव रहा, ये सच्चाई है कि वो जो परिदृश्य था वो परिदृश्य बदला। तो जो मनमोहन सिंह, हम तो बेसिकली नरसिंह रिजीम था, लेकिन मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, तो उस समय, उससे पहले हम अगर जाते हैं तो जो देश की आर्थिक दशा थी उसको लेकर जो भी चिंतन हुआ, तो ये हमको एक ग्लोबल मार्केट में उतरना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि हम अपने में सिमटे हुए थे। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि सेल इस क्षेत्र में अगर भिलाई की बात करें तो सर्वांगीण विकास जो था वो सेल के माध्यम से ही हुआ उस समय। बाकी चीजें, बाकी इंडस्ट्रीज में नहीं हुआ करती थी। पब्लिक सेक्टर का जो कॉन्सेप्ट था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, जिनका भी था, पब्लिक सेक्टर का उद्देश्य था लोगों को रोजगार देना, उनको बहुत अच्छा जीवन देना, बहुत अच्छी जीवन शैली देना, उनको वो सारी व्यवस्थाएं देना, वो चीजें शने शने धूमिल होती है। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दो जो बहुत प्रमुख सुविधाएं, चलिए आपने कोयला देना बंद कर दिया, आपने क्योंकि आपने गाड़ियों के लिए लोन दे दिया, पेट्रोल का अलाउंस दे दिया, ये अच्छी बात है कि कर्मचारी अधिकारी अपनी गाड़ियों से जाने लगे, बसें बंद हो गई, दूध की डेयरी आपने बंद कर दी, लोग अपना दूध खरीदने लगे, वो इशू नहीं। एजुकेशन और मेडिकल जैसी निहायत प्राथमिक सुविधाएं आज की स्थिति में, जो मुझे याद है जिस स्कूल में मैं पढ़ा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10, दैट वाज द top school in MP. Yes. So we gave the result at least 48 and 49 students they were going tracking JEE. So वो समय और आज का समय बीएसपी के एजुकेशन की स्थिति क्या है, आप ये देखिए। इस पे चिंतन क्यों नहीं करता आपका प्रबंधन? एजुकेशन देने में आपने रिक्रूटमेंट्स जो है टोटल एजुकेशन में बंद कर दिए। आपने बीएसपी के अंदर के जो प्लांट में काम करने वाले जो टेक्निकल लोग हैं उनको भी एजुकेशन में ला के रख दिया कि ठीक है आपको काम करना है। पहले जो शिक्षक है वो 5 घंटे काम करता था, लेकिन आप एजुकेशन में आएंगे लेकिन 8 घंटे काम करेंगे। तो वो स्तर जो शिक्षा का गिरा, और उसके बाद स्कूलों का बंद होना जो सिलसिला चालू हुआ। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल सेक्टर 10, वो स्कूल आज से 4 साल पहले बंद हो गया। जब हम वहाँ से निकलते हैं ना वंशोर साहब, मतलब एक अंदर टीस उठती है जब देखते हैं कि जिन स्कूलों में हम पढ़े वो स्कूल धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। एजुकेशन की फैसिलिटी पे आप क्या सोचते हैं कि आगे क्या भविष्य है? देखिए, ये जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई और कंपनी जिस तरीके से लॉस में चली गई, एक मतलब ऐसा था कि जो 97 का पे रिवीजन था वो हमारा 2004 में हुआ। तो उसके पीछे कारण थे कि लगातार कंपनी घाटे में चल रही थी। तो घाटे में जब चली तो बहुत सारी कंपनियों से एडवाइस दिया गया, तो उन्होंने जो मंत्रालय का आदेश था, देखिए जो भी कंपनी, अगर हमारा भिलाई स्टील प्लांट चल रहे हैं तो जो आदेश होता है इस्पात मंत्रालय का होता, तो उस समय यही आदेश था कि आपको प्रॉफिट में रहने के लिए जो भी कंसल्टेंसी आपको एडवाइस उसको फॉलो करिए। तो वो उस कंडीशन में ये हुआ कि हम लोग ने रिक्रूटमेंट अपना टीचर्स का यहाँ बंद किया। बिल्कुल आप सही, और कोई उपाय नहीं था। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मतलब मैनेजमेंट के पास ऐसा कोई दूसरा कॉस्ट या दूसरा तरीका नहीं, उसमें कारण भी शिक्षा, हम लोगों ने डीपीएस प्रथा है। देखिए ये भी सही है कि डीपीएस जब आया तो उसी समय डीपीएस परिदृश्य में आया एजुकेशन में, और डीपीएस में लोग अपने बच्चों को भेजने लगे। कंपटीशन भी हो गया डीपीएस के लिए, और साथ साथ राज्य सरकारों ने भी, ऐसा नहीं कि राज्य सरकार ने भी काफ़ी स्कूलों में मेहनत की, कुछ समय पहले भी काफ़ी नए प्रयास हुए। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूँ, और इस पर हम अपने सुन के कहते भी हैं कि हमारे पास वैसे स्कूल होने की हुआ क्या कि जब मैन पावर आपका कम हो गया ना, तो नए रिक्रूटमेंट नहीं हुए। जब नए रिक्रूटमेंट नहीं तो नए बच्चे भी नहीं मिलते। आप देखेंगे कि जितने बच्चे आज जो डीपीएस के लिए अपेयर करते हैं, चाहे वो कर्मचारी के बच्चे हो, अधिकारी के बच्चे, सबका सिलेक्शन डीपीएस में हो जाता है। तो हमारे पास जब लोग ज्वाइन ही नहीं किए तो आने वाले जनरेशन के लिए उनके बच्चे भी वहाँ नहीं थे। अब कुछ लोगों ने ज्वाइन किया। ये देखिए, आज एमजीएम में बच्चे हैं, शंकरा में बच्चे हैं, आपके डीएवी में बच्चे हैं। तो टाउनशिप एरिया में जितने प्राइवेट स्कूल खुले हैं, आप चाहे बीएनएस में बच्चे हैं, स्वामी विवेकानंद में बच्चे हैं,
तो जब इन सारे प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं तो यही बच्चे बीएसपी स्कूल में भी पढ़ सकते पहले हैं। पढ़ सकते थे, बिल्कुल आपकी मैं उस बात पे बिल्कुल मेरा कहना है कि जब सरकार ने निर्देश दिया, देखिए हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो सरकार के निर्देश में ये था कि हमको मैकेंजी की रिपोर्ट में आपको बताता हूँ, मैकेंजी ने ये कहा कि आप अपने स्कूलों को धीरे धीरे छोड़ दीजिए, स्कूल आप कम रखिए, अपनी अपॉइंटमेंट कम करिए। तो ये जो निर्देश था उसका पालन हुआ। ऐसा नहीं कि टीचर रिक्रूट होते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं। अभी जो परिस्थितियां हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये उस प्रथा में क्या हुआ कि हमारे स्कूल बंद होने लगे। एक तो ये हुआ कि रिक्रूटमेंट नहीं था जो एम्प्लॉय के लिए होता है, तो उस कंडीशन में कंपनियों ने भी अपने हाथ इस जगह से, आप मैं इस बात को मानता हूँ कि शिक्षा देना और शिक्षा और हॉस्पिटल, इस कारण से लोग भिलाई ज्वाइन करते थे। अभी आप देखेंगे कि जो नया ट्रेंड आप देखेंगे, लोग भिलाई में नहीं आते। हम देखेंगे पहले आईटी एनआईटी के लोग आते थे। वही मैं आपसे कहना चाह रहा था, तो ये बहुत छोटा सा एक बहुत अहम प्रश्न है, अहम प्रश्न की अहम समस्या है। भिलाई को सबसे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन शहर हिंदुस्तान का माना गया, मतलब छोटे शहरों में आज भी है। वो हुआ कैसे? भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करने के लिए पूरे भारत के कोने कोने से लोग भिलाई में आए। आज स्थिति ये है कि उन्हीं भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी और अधिकारियों के बच्चे नौकरी करने के लिए देश के कोने कोने में जा रहे हैं। तो स्थिति भयावह है। बेरोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता था, किस तरह से ठीक किया जा सकता था, उसमें सही दिशा में विचार जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ठीक है, एक प्लांट के अतिरिक्त इतना बड़ा क्षेत्रफल जो आपके शहर का है, आज आप देखिए कि आधे से ज्यादा आपके आवास जो है वो खाली है और जर्जर आवासों को आप तोड़ रहे हैं। उसको अगर प्लान्ड वे में आप देखिए, रायपुर जो है पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मार्केट है। उस मार्केट को आप चाहे तो भिलाई में डेवलप कर सकते थे। आपके पास जगह स्थान पर्याप्त है, आपके पास पार्किंग की जगह होंगी, आपके पास सारी सुविधाएं होंगी, पानी है, लाइट है, सब कुछ है, चौड़ी सड़कें हैं, सारी सुविधाएं। अगर इस प्रकार का आप काम करते तो निश्चित रूप से उस संस्था की आय में भी वृद्धि होती है, ऐसा मेरा विचार है। नहीं, आपके विचार से मैं सहमत हूँ। और आज मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले ही, मैं सीजन टाउनशिप से पहले सुबह मेरी चेयरमैन साहब से भी बात हुई। हमने कहा कि ये जो हमको एसेट मिला, ये बहुत बड़ा एसेट हमारे सीनियर्स हमको दिया है। इस जगह पे आपको बताऊं कि हमारी जितनी सरकार जो संस्थाएं चल रही हैं, चाहे वो धार्मिक हों, चाहे वो शैक्षणिक संस्थाएं हों, हमारे जो टाउनशिप के मार्केट है और हमारे जो लोगों ने लीज में लिया, इसके बहुत सारे इश्यूज थे। उसको लेकर मैंने आज सुबह चेयरमैन साहब कहा कि सर, इस पे बोर्ड का जो निर्णय पहले हुआ 2008 में हुआ, उसको आप उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करिए। और हम चाहते हैं कि जितने मकान अवैध हैं और जो मकान हमने अनफिट किए हैं उसको तोड़कर वहाँ पर, पहले भी हमारा सेफी का डिसीजन था, हमने ओएबीएसपी की तरफ से सजेशन दिया हुआ है कि हाउसिंग बोर्ड या एनबीसीसी, इसको आप दे दीजिए। और जो आपने बिल्कुल कहा, आप आज भी मुझे बहुत दुख होता है कि वहाँ पे एक भी बड़ा मॉल नहीं है जो होना चाहिए, जो होना चाहिए। एक भी बड़ा थिएटर नहीं है। एक जो थिएटर था वो बंद हो गया किसी कारण से। तो वहाँ की जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने के लिए आपको वहाँ पे ये सब लाना पड़ेगा, क्योंकि मॉल कल्चर है आज। बच्चे आज जो नया आपके बीएसपी का जो है रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन मैनेजमेंट ने इस बात को मान लिया है। अभी मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट ने मान लिया, दे रहा है, तो दुरुस्त आएंगे। जब अगली बार मिलेंगे तो हो सकता है उसका अमली जमा चालू हो जाएगा। मेडिकल फैसिलिटीज पे, मेडिकल फैसिलिटी पे अगर हम चर्चा करें तो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र 80 के दशक तक मध्य भारत का सबसे बड़ा चिकित्सा का केंद्र हुआ करता था। आज ये स्थिति है कि आपके पास एक कार्डियोलॉजिस्ट पिछले 15 साल से मेरे ख्याल से नहीं है। मेरे ख्याल से न्यूरोलॉजिस्ट भी अब शायद नहीं रहते, कुछ वो नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति, डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट आपने बंद कर दिया। तो जो आपके अधिकारी कर्मचारी वर्तमान में हैं, उनके अलावा आसपास के क्षेत्र के लोगों को जो स्वास्थ्य की चिकित्सा की सुविधाएं मिलती थी वो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास पर्याप्त है। बंसोड़ साहब, आपके मैनेजमेंट ने कभी भी उस जगह में मेडिकल कॉलेज का क्यों नहीं सोचा? आप देखिए कितने 3-3, 4-4, 5-5 मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल गए आपके दुर्ग जिले में। आज शंकरा मेडिकल कॉलेज के एक कैंपस में दूसरा मेडिकल कॉलेज आ गया। और मेडिकल कॉलेज के लिए सेक्टर 9 के उस हॉस्पिटल से अच्छी जगह कहाँ हो सकती थी? उसके बारे में कभी प्रबंधन नहीं। हमारा मैं आपको कह सकता हूँ कि हम जब ओए में आए 15 के आसपास, जब मैं अध्यक्ष बना, तब से पहला हमने अपनी तरफ से यहाँ पे और दिल्ली में भी यही कहा कि इसको मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। हमने अपने डॉक्टर से बात की, हमने अपने एम्प्लॉय से बात की, क्योंकि ये आप जो कह रहे हैं ना कि डॉक्टर का रिक्रूटमेंट हमारे यहाँ होता है, लेकिन जो सैलरी आज मार्केट में है डॉक्टर्स की, वो सैलरी हम नहीं दे पाते। तो होता क्या है कि हमारे यहाँ लोग अगर ज्वाइन कर भी लेते हैं 1-2 साल में छोड़ देते हैं, क्योंकि मार्केट में जो सैलरी है वो एट पार है, बहुत आगे। नहीं, मैं उसमें आपकी इस बात को थोड़ा सा वो करना चाहूँगा। आपकी जो सैलरी है वो स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी से बहुत कम नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी भी लगभग उतनी ही है।
एकमात्र अंतर ये है कि भिलाई स्टील प्लांट के डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं है, और जो गवर्नमेंट डॉक्टर है वो चाहे तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। तो उस समय उनको सुविधा मिल जाती है कि वो अपने काम के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो इनकम जो है उनका बैलेंस हो जाता है। तो यदि यही सुविधा आपने अपने डॉक्टरों को देके उस प्रकार का रिक्रूटमेंट नहीं, ये प्रपोजल भी हम लोग ने दिया, ये प्रपोजल भी हमने दिया है। 2 प्रपोजल हम लोग ने मंत्रालय में दिए हैं। एक ये था कि जो एज और 65 कर दिया, जो हमारे यहाँ भिलाई में लोग डॉक्टर ज्वाइन किए वो रहे, ऐसा नहीं जो पहले ज्वाइन किए तो वो रहे। अभी जो नया जो ग्रूम आ रहा है वो मार्केट में डेफिनेटली, अगर जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं उनको, जो स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं, एमबीबीएस आज हमारे पास ज्वाइन करते हैं। मतलब अगर मान लो हम 2 पोस्ट निकालते हैं तो 20 लोग आते भी हैं एमबीबीएस, पर स्पेशलिस्ट की जब बात हो रही है, स्पेशलिस्ट को मार्केट में जो सैलरी मिल रही है, जो अच्छे लोग हैं वो हम उतना नहीं दे पाते। हमारे यहाँ सिस्टम है, क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर के रूल्स फॉलो करते हैं, हम प्रमोशन उनको फास्ट नहीं दे सकते, सैलरी भी हम जो इंक्रीमेंट नॉर्मल वही दे सकते हैं, और जो एनपीए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस वो देते हैं। तो हम लोग ने ये प्रपोजल दिया है कि 6 बजे के बाद, हमारा ओपीडी 6 बजे क्लोज होता है, 6 बजे के बाद आप कम से कम 2 घंटा, क्योंकि जो अच्छे डॉक्टर हैं उनको तो हम तो चाहते हैं भाई मार्केट में अगर उनको कोई प्राइवेट में दिखाना चाहे, कोई चोरी छिपे क्यों काम करे, ओपनली काम करे, जो सिस्टम में ट्रांसपेरेंट रहे वो कर भी रहे। तो वो करने से वो आप जो बोले ना, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी हम चाहते हैं हमारे डॉक्टर्स को भी मिले, ये प्रपोजल हम लोग दे दिया सभी तरफ से। उस पर कितना हमने जाओगा वो नहीं बोल पाएंगे, 2-3 चीजें चल रही हैं। ठीक चलिए, क्या हम ये सोचते हैं कि आने वाले समय में परिस्थितियां बदलेंगी और उसका नहीं होगा, तो हम लोग ने एक और प्रपोजल दिया जो आखिरी लाइन है कि मान लीजिए हम सरकारी जो हमारी सीमाएं हैं, हमारे जो नियम उसमें नहीं कर पाते, तो हम अपने जितने बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी अच्छे हॉस्पिटल से टाई अप कर लें। आखिरी रास्ता वो है, टाई अप कर लें, तो कम से कम जो दूसरे पब्लिक सेक्टर कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी खोल कर, हम उसको करें। अच्छे डॉक्टर, अच्छे क्या, हम हमारे लोगों को रेफरल करके खाली बाहर भेजा जाए वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे भिलाई से लेकर रायपुर और वेलूर जाना वो ठीक नहीं है। आपके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, स्टेशन पास है, सब पास है, तो ये होना चाहिए, और मुझे लगता होगा देर है तो समय लगता है। बात करते हैं, एक डिपार्टमेंट हुआ करता था स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन डिपार्टमेंट, क्या वो डिपार्टमेंट अस्तित्व में है? और है काम और कैसा कर रहा है? नहीं देखिए, काम ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे लेवल में है अभी भी। ऐसा बहुत सारे स्पोर्ट्स के प्लेयर आज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रूम करना था, जो आपने कहा ना कि स्कूल के बच्चे जो ग्रूम होते थे, उतना ट्रेनिंग वाला फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। बास्केटबॉल एसोसिएशन से आप भी जुड़े हुए हैं, मैं भी बास्केटबॉल एसोसिएशन फेडरेशन। जो स्थिति वहाँ जो एकेडमी बंद होने के बाद ग्राउंड की हुई है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? एकेडमी चालू करना कोई बहुत बड़ा काम है बीएसपी के लिए? नहीं, बड़ा काम नहीं है, लेकिन अभी एक चीज़ अच्छा है कि हम लोग ने मैनेजमेंट, जब से हम लोग बास्केटबॉल से भी जुड़े, हम लोगों ने दोनों, क्योंकि सबसे जरूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 2 जो वहाँ पे 2 पिचेस थे जिस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो पूरा रिनोवेट कर दिया है, और वो जो बालिकाओं का था वो भी अब चालू हो जाएगा। तो उनका जो एट पार बनाना था वो फैसिलिटी वहाँ पे चालू हो जाएगी आने तक में। लेकिन जो फैसिलिटी हमको हॉस्टल की देनी है, उस पर हम लोगों ने प्रबंधन से बात की कि नहीं, बात हॉस्टल की कर रहा हूँ, कोर्ट तो आपके पास पर्याप्त है, कोच भी है, नहीं अभी हमारा सेक्टर 2 वाला कोर्ट भी आपका बहुत अच्छा है, सेक्टर 1 वाला भी अभी रिनोवेट हो गया, उसके अलावा और भी छोटे-छोटे कोर्ट बन गए, लेकिन वो एकेडमी के लिए जो उनके अकोमोडेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं है, तो वो जब तक आप वो नहीं करेंगे, एकेडमी कैसे रन कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग, और सिर्फ टेनिस की बात नहीं करूंगा बंसोर साहब, सभी जितने भी खेल हैं, एक समय में ये था कि स्पोर्ट्स हब भी हुआ करता था, भिलाई जो है एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स हब होता था। जितनी फैसिलिटी, जो स्टेडियम, जो ग्राउंड, सारे खेलों की जो सुविधाएं, स्विमिंग भी यहाँ, बास्केटबॉल भी यहाँ, टेनिस भी यहाँ, एथलेटिक्स भी यहाँ। देखिए आप दुर्ग स्टेडियम को देख लीजिए किस स्थिति में, हमारा स्टेडियम शुरू से बहुत अच्छा रहा, रायपुर में भी वो सुविधा नहीं रही जो हमारे भिलाई में रही, लेकिन आज धीरे धीरे जो स्थिति बदतर होते जा रही है खेल की, तो युवा प्रतिभा जो निकलती थी यहाँ से, और वो सबसे बड़ी बात, उन खिलाड़ियों को भिलाई संत में रोजगार मिलता था, वो भी बंद हो गया। रोजगार के लिए डेफिनेटली हम लोग मंत्रालय से फिर बात करेंगे, क्योंकि जब तक स्पोर्ट्स को देखें आप, ये बिल्कुल सही बात हमने की कि आखिरी लाइन वही है। आप हम अपने बच्चों को भी स्पोर्ट्स की तरफ तब आगे करते हैं जब वो स्पोर्ट्स में उनको कोई कैरियर दिखता है। तो पहले हमारा हमेशा रिक्रूटमेंट होता था, जो जिस तरह से रेलवे आज कर रहा है, पब्लिक सेक्टर पहले करा करते थे, लेकिन बीच में स्पोर्ट्स कोटा कहीं नहीं दिखता, पब्लिक सेक्टर में नहीं दिखता। तो ये एक मंत्रालय की तरफ से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ से कैसे आ जाए। और दूसरा जो हम सोच सकता है, जो लोकल प्रबंधन सोच सकता है, अभी आप देखेंगे हम लोग ने साइकिलिंग के लिए ऑलरेडी जयंती स्टेडियम में एरोड्रम बनाया हुआ था अपना, जो उनके लिए पहले से बहुत दिन से डिमांड थी, वो चालू हुआ। अभी भी मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स को लेके एक सोच बदलनी पड़ेगी लोगों को। व्यवसायीकरण में, चलिए स्पोर्ट्स व्यवसायीकरण जो हुआ तेज से, और जो प्रतिस्पर्धा आई, उससे संवेदनाओं का कितना हनन हुआ, कितना ज्यादा संवेदनहीन हो गया आपका प्रबंधन?
वो कंपनसेशन बेसिस पे नौकरी, ये तो मतलब इतनी सहज सी बात है कि कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी जिसने आपके प्लांट के लिए अपने 10 साल 15 साल या 12 साल दे दिए, यदि वो सड़क दुर्घटना में या घर में मृत्यु होता है और उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, ये तो सहज संवेदना की बात है। इतना संवेदनहीन आप कैसे हो सकते हैं? ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता भी तो कहीं पर है। आपने निश्चित रूप से आपकी प्रतिस्पर्धा जो है वैश्विक है, लेकिन वो यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर क्यों आ गया है हमारे प्रबंधन के अंदर? संवेदनाएं क्यों खत्म होती जा रही नहीं, है? मुझे लगता है कि कुछ एक जगह शायद ऐसा हुआ है कोरोना केस को लेकर। बाकी मैं आपको बता दूं 2-3 चीज़ें जो शायद बाकी से पब्लिक सेक्टर में नहीं है। मैं जो मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं अभी एनसीओ भी देखता हूँ, जितने पब्लिक सेक्टर देश के हैं उसका भी मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। तो हमने पाया कि जो सेल में जो बेनिफिट है, सेल में एक चीज़ है कि अगर मान लीजिए एम्प्लॉई अगर नहीं रहता तो उसके परिवार को बेसिक डीए उसके रिटायरमेंट तक दिया जाता है। ये आप ढूंढ लीजिए किसी पब्लिक सेक्टर में आज नहीं। ये जिसने भी कराया, बहुत मैं उनको सलाम करता हूँ कि इतना अच्छा कार्य किया। और दूसरा है, हम लोग ने ये प्रयास किया कि जब तक उसकी नौकरी रहती, जब तक वो मकान जहाँ पे भी है, वो चाहे अधिकारी हो कर्मचारी, जहाँ रहता है उसको मिलना चाहिए। हम लोग आने के बाद कराया और ये हो गया है। ये हो गया है कि जहाँ रहता है उसको वो मकान मिलेगा टिल रिटायरमेंट, उनके रिटायरमेंट तक है। तीसरा ये कराया कि उनके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चों को जैसी फीस लगती थी, जो एम्प्लॉई की फीस लगती थी, वो वही लगेगी, उससे ज़्यादा लगेगी। तो उनका सैलरी फिक्स हो गया, उनका मकान फिक्स हो गया, उनकी एजुकेशन फिक्स हो गया। ये मान के चलिए कि मतलब 2015-16 हम लोगों ने मकान के लिए कराया था। स्कूल का हुआ है करीब 19-20 के आसपास, क्योंकि अभी उसमें हमने देखा कि जो डीपीएस के बच्चे थे, हमारे डीएसपी में फीस तो वैसे कम लगती है, वो तो सेम था, लेकिन डीपीएस ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो डीपीएस में 19-20 के पास से चेंज हो गया। जितने भी एम्प्लॉई अगर चले जाते हैं तो उनके परिवार को वो फैसिलिटी टिल स्कूल वो वैसी रहती है, सेम एज ए एम्प्लॉय। मेडिकल में हम फंसे हुए हैं। मेडिकल में आपको बताऊं कि मैंने प्रेजेंट में चेयरमैन साहब से बात की है। इसको हम लोगों ने, ये जो भी नियम देश के मतलब पब्लिक सेक्टर के लिए बने हुए हैं, हम लोगों ने संशोधन कराई है। कम से कम बच्चा जब तक बालिग ना हो, 18 साल का हो, तब तक उसको मेडिकल फैसिलिटी जो मिलती थी वो मिलनी चाहिए। उसकी फैमिली में उनकी मतलब जो मान लो एम्प्लॉई, उसकी वाइफ को तो मिलती है, या कोई एम्प्लॉई लेडी है तो उनके हस्बैंड को मिलती है, लेकिन उनके बच्चों को रुक जाती है। 18 साल तक मिलनी चाहिए करके हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है और इस पर हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको कहता हूँ आने वाले इस साल में, आने वाले साल की बात नहीं करता, अभी तो 25 चालू हुआ है, हम लोग उसको करा देंगे। चलिए, चलते चलते बिल्कुल आखिरी प्रश्न। पिछले विधानसभा चुनाव में आप टिकट के बड़े दावेदार के रूप में आपके नाम की चर्चा हुई थी। भविष्य में राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी कितनी है? नहीं, मैं ये चर्चाएं हमेशा होती हैं। मेरी ऐसी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा ऐसी नहीं है कि मैं उसमें जाऊं। रुचि तो होगी, रुचि देखिए हमेशा रहता है। ये सच्चाई है कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको लेना चाहिए। तो आपको, लेकिन उसके लिए ये सोच के कि मेरा वो लक्ष्य वैसा प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारा तो ये प्रयास होना चाहिए। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भिलाई ने नरेंद्र मंचोर को बतौर ओए के अध्यक्ष बेहतरीन सेवा देते हुए देखा है, तो क्या भविष्य में भिलाई उनको अपने विधायक के रूप में देख पाएगा? वो जनता डिसाइड करेगी, हम अपना काम करने में। आपकी इच्छा क्या है? नहीं, मेरी इच्छा, मैं अपनी तरफ से भी ऐसा नहीं करना चाहता कि आज मैं उसके लिए कोई अलग से प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी पार्टी को ये जाके नहीं बोला कि मुझे आप इसके लिए आगे बढ़ाइए, लेकिन हमारे साथी ये कहते हैं जरूर है कि आप थोड़ा सा प्रयास, मतलब हम अपनी तरफ से, हमारा काम जनता के लिए काम करना है और परिस्थितियाँ होंगी और ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा तो बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक हमने एक अधिकारी के रूप में, एक अधिकारी संगठन के अध्यक्ष के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में आपका काम देखा। भविष्य में हो सकता है कि हम आपको भिलाई के जनप्रतिनिधि के रूप में भी देखें। मेरी तरफ से और राष्ट्रीय चेतना परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।